हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ द हिंद गुरु एकेडमी। तो आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने मोल कंसेप्ट के लेक्चर को। और आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोग जो हमारा 7th लेक्चर था और उसमें हम लोगों ने बात किया था, सबसे पहले तो वेपर डेंसिटी के बारे में बात किए थे और वेपर डेंसिटी को फिर हम एवरेज मोलर मास से रिलेट किए थे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए थे। फिर हम लोगों ने बात किया था मोलर कॉम्पोजिशन के बारे में। मोलर कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि आपको एक कंपाउंड दे दिया जाता है, उस कंपाउंड के अंदर एक पार्टिकुलर एलिमेंट का आपसे कॉम्पोजिशन पूछा जाता है। तो एक कंपाउंड के अंदर एक पार्टिकुलर एलिमेंट का हम कॉम्पोजिशन कैसे कैलकुलेट करते थे, तो जिस भी एलिमेंट का हमसे कॉम्पोजिशन पूछा जाता था उसके मास को हम डिवाइड कर देते थे उस कंपाउंड के टोटल मास से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम CO2 की बात करें तो CO2 के अंदर अगर हमको कार्बन एलिमेंट का अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन पूछा जाएगा तो CO2 के अंदर कार्बन का टोटल मास को हम डिवाइड कर देंगे। इस CO2 के अंदर कार्बन का जो भी मास होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे CO2 के टोटल मास से और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाता है। इस पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया था। आज हम और भी कुछ नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आज के क्लास का, दैट इज इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम in a hydrated chloride of magnesium the percentage of water is percentage of water is 36%. 36%. Calculate its formula. Calculate its formula. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पिछले क्लास में हमने आपको बताया भी था कि हाइड्रेटेड क्लोराइड और एनहाइड्रस कंपाउंड, हाइड्रेटेड सॉल्ट और एनहाइड्रस सॉल्ट में क्या फ़र्क होता है। जैसे आपको बताया गया था, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की अगर क्लोराइड की बात करें तो मैग्नीशियम का क्लोराइड तो हो गया MgCl2, लेकिन यहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट बोलेंगे, एनहाइड्रस मैग्नीशियम क्लोराइड। लेकिन अगर इसके अंदर हमसे पूछा गया है कि हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, तो यहाँ पे कुछ वाटर के भी कंटेंट प्रेजेंट होंगे। अब ये वाटर का कंटेंट कितना होगा वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि H2O के कितने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे। बेसिकली हमको इसमें बोला गया कैलकुलेट इट्स फार्मूला, तो ये फार्मूला हमको कैलकुलेट करना है MgCl2.H2O और यहाँ पे हमको x की वैल्यूज़ बस पता करना है कितना होगा। इसके लिए आपको बोला गया है कि इस हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम में जो वाटर का परसेंटेज है वो कितना, 36%। तो आप इसके लिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर लगाइए, फार्मूला परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ H2O। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ H2O कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O का मास कितना होता है 18, और कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे पता नहीं, वही हमको कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं 18x मान लिया है, तो टोटल मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा 18x और डिवाइडेड बाय इसके टोटल मास MgCl2.H2O के टोटल मास। तो बताए Mg का जो मोलर मास होता है डेट इज 24 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 71 हो जाएगा। और H2O का हम लोग कितना माने, H2O का 18 होता है और x है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेट इज 18x और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग कितना से 100 से। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ H2O आपको दिया हुआ डेट इज 36% इक्वल टू 18x डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा ये आपका 24 + 71, ये हो जाएगा 95 प्लस 18x इंटू 100। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से x की वैल्यूज आ जाएगा और वही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। देखो 18 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 2 से इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो वैल्यूज हो जाएगा डेट इज, तो 2 इंटू 95 कितना हो जाएगा 190 और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 36x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपको 100। यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 100x हो जाएगा ये,
तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यूज आपका डेट इज 90 इक्वल टू 100x माइनस 36x, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपको, और 64x, और यहाँ से अगर x कैलकुलेट कीजिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा 190 डिवाइडेड बाय 64। आप इसको कैंसिल कर लेना, 64 को अगर आप 190 से कैंसिल कीजिएगा तो ये समथिंग 2.9 आएगा, तो जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली कितना बोल सकते हैं 3। तो यहाँ से जो x की जो वैल्यू जाएगा डेट विल बी 3। तो हमारा जो फार्मूला हो गया, जो जिस मॉलिक्यूल जो फार्मूला पूछा गया था मैग्नीशियम क्लोराइड के हाइड्रेटेड सॉल्ट का, तो वो फार्मूला हो जाएगा डेट इज MgCl2.3H2। तो इस तरीके से इस कंपाउंड, इस तरीके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इसी पे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे बेस्ड। इंसुलिन कंटेन insulin contain 3.2% sulfur. Calculate the minimum molar mass of insulin. Calculate the minimum molar mass of मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया है कि इंसुलिन के अंदर सल्फर का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है डेट इज़ 3.2%। अब देखो इंसुलिन का हमको यहाँ पे मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन हमको कैलकुलेट, इंसुलिन कंटेन 3.2% सल्फर, कैलकुलेट द मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का मोलर मास कैलकुलेट करना है, लेकिन हमको यहाँ पे इंसुलिन का फॉर्मूला नहीं पता है कि इंसुलिन का फॉर्मूला क्या होगा। तो खैर फॉर्मूला नहीं पता, फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इंसुलिन के अंदर अगर सल्फर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है तो इंसुलिन के अंदर बाकी और कौन से एलिमेंट होगा उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तो कन्फर्म है कि अगर सल्फर का परसेंटेज दिया गया है तो इंसुलिन के अंदर सल्फर तो जरूर प्रेजेंट होगा। और आपसे पूछा गया है कि मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन कितना होगा, तो सल्फर एटलीस्ट 1 तो प्रेजेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाइएगा। अगर इंसुलिन के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ सल्फर, तो क्या आ जाएगा, मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर और डिवाइडेड बाय मास ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का टोटल मास, और इनटू क्या हो जाएगा 100। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर आपको दिया हुआ कितना, डेट इज 3.2%, और मास ऑफ सल्फर कितना होता है 32, और कितने सल्फर एटम होंगे इंसुलिन के अंदर, तो आपसे बोला गया कि मिनिमम मोलर मास, तो सल्फर के एटलीस्ट एक एटम तो जरूर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सल्फर के कितने एटम को कंसीडर करेंगे, डेट इज 1। और मास ऑफ इंसुलिन आपसे पूछा गया है कि मिनिमम मोलर मास, तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं डेट इज वो मोलर मास ही यूज़ करते हैं। तो जो भी यहाँ पे ये जो वैल्यू जो भी आएगा वही में यूनिट हम लगाएंगे ग्राम पर मोल, तो वही उसका क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ इंसुलिन हो जाएगा। तो मास ऑफ इंसुलिन इंटू 100। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हम पॉइंट अगर इसको हटाते हैं तो नीचे आ जाएगा 10, 32 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, और मोलर मास ऑफ जो इंसुलिन, मास ऑफ इंसुलिन कितना हो जाएगा, डेट इज 1000 ग्राम। और आपसे अगर मोलर मास पूछा गया है तो मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास इक्वल टू 1000 ग्राम पर मोल। न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगा, बस यहाँ पे हम यूनिट चेंज कर लेंगे, ग्राम पर मोल लगा लेंगे। वैसे मोलर मास का यूनिट ग्राम भी होता है और ग्राम पर मोल भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बस एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना था कि आपसे पूछा गया मिनिमम मोलर मास, तो यहाँ पे मास ऑफ जो सल्फर लेते हैं ना, डेट इज जिस एलिमेंट का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया जाता है
उसके टोटल मास लेते हैं। अब वो एलिमेंट एक एटम अगर मान लो 1 2 3 सल्फर के 5 एटम होते हैं तो सल्फर का 32 इंटू हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, 10 होता है तो 32 इंटू 10 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं है कि सल्फर के अंदर कितने सल्फर के एटम्स है, तो हम लोग यहाँ पे मान सकते हैं 1, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया कि मिनिमम मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए तो एटलीस्ट एक सल्फर तो प्रेजेंट होगा ही होगा। और क्वेश्चन हम इस पे देखते हैं। A compound used in making rayon, contains 43.8% oxygen by mass. If the molecular mass of compound is is 146, then calculate number of oxygen atoms in one molecules of the compound. ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि रेयॉन को बनाने के लिए एक कंपाउंड यूज किया जा रहा है। उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको कितना दिया हुआ, 43.8% बाय मास। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब रेयॉन को बनाने में जो कंपाउंड यूज किया जा रहा है उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ 146, देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। जिस कंपाउंड के हेल्प से रेयॉन को मेकिंग किया जा रहा है उसके अंदर आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ 43.8%। आपसे पूछा गया है कि उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे। हम यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए उस कंपाउंड के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन लगा सकते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन, आर डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ दैट कंपाउंड, और इनटू क्या करेंगे 100। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दिया हुआ कितना 43.8 इक्वल टू टोटल मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16 और टोटल मास लेना है। तो हमको पता नहीं है कि उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, और वही हमसे पूछा भी जा रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ऑक्सीजन एटम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हम मान लेते हैं उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम्स होगा x, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 16x और डिवाइडेड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ 146, तो न्यूमेरिकली तो यही वैल्यू हो जाएगा 146 इंटू 100। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है, यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, x की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 4, और यही आंसर हो जाएगा कि इस कंपाउंड के अंदर जो भी कंपाउंड से रेयॉन को मेकिंग किया जा रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन के टोटल नंबर ऑफ एटम कितना होंगे 4। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और करते हैं इस पर एक क्वेश्चन और है आई थिंक। लास्ट क्वेश्चन हम लोग परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे कर लेते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लो। A 19.2 ग्राम
19.2 ग्राम सैंपल ऑफ सल्फर, सैंपल ऑफ सल्फर, सल्फर वेपर्स, वेपर्स exert a pressure of 8 atm, 8 atm in a 0.821 liter. .821 liter at 527 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा जा रहा है द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर वेपर इज, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ the molecular formula of sulfur vapor is, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि 19.2 ग्राम सैंपल ऑफ सल्फर वेपर्स, सल्फर वेपर का एक सैंपल है जिसका मास आपको दिया हुआ है 19.2 ग्राम और वो एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर 8 atm इन 0.82 लीटर। ये इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ और यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया हुआ। तो आपसे पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर, मतलब सल्फर का उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो आपको बस वही सल्फर का नंबर ऑफ एटम, कुछ और एलिमेंट तो होगा नहीं, सल्फर वेपर है तो उसके अंदर सिर्फ सल्फर ही होगा। तो सल्फर के कितने एटम्स होंगे, S6 होगा, S2 होगा, S8 होगा, बस यही हमको बतलाना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे जैसे देखो फॉर एग्जांपल हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर सल्फर वेपर है, गैस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप PV = nRT अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको सबका वैल्यू दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, मोल्स भी आप निकाल सकते हो, गिवन मास है, मोलर मास R भी दिया हुआ, T भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम मोल्स कैलकुलेट करते हैं तो मोल्स बराबर कितना हो जाएगा, डेट इज PV / R × T। अगर यहाँ पे देखिएगा तो प्रेशर आपको दिया हुआ कितना, 8 atm, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.821 लीटर और नीचे क्या सब आ जाएगा, R के वैल्यू हम जानते ही हैं। अगर प्रेशर ATM में हो और R वॉल्यूम अगर लीटर में लेते हैं तो R का वैल्यू आप यूज़ करते हो 0.0821 और इसका यूनिट कितना हो जाता है, लीटर ATM पर मोल पर केल्विन और इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 527 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, इसको आप केल्विन में चेंज कर लीजिए। 273 इसमें ऐड करोगे तो 273 और 27 कितना हो जाएगा, 300 और यहाँ पर 5 है, ये हो जाएगा आपको 800 केल्विन। 527 में आप 273 ऐड कर लीजिए तो ये 273 और ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मोल्स आ जाएगा, आप पहले यूनिट को हटा लो, यूनिट आप यहाँ पे दे सकते हो ATM से, ये ATM कैंसिल हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चल जाएगा। अब यहाँ से इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 1000 तो 821 से ये कैंसिल हो जाएगा और इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ऊपर जाएगा कितना, 40 से 3 जीरो इससे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बस 1 जीरो बचेगा, तो इसको इससे माइनस कैंसिल कर दीजिए। फिर नीचे बच जाएगा 18, तो 8 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स। तो आई थिंक यहाँ पे सब कट गया, सिर्फ नीचे बच गया कितना, 10। तो इसका जो मोल्स हो जाएगा कितना, डेट इज 1/10 और ये पर मोल ऊपर चल के कितना हो जाएगा, मोल। तो ये आ गया हमको इसका मोल और हमको कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ सल्फर एटम। तो मोल्स कैलकुलेट करने, मोल्स का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास कितना होगा, तो सल्फर का मोलर मास होता है 32, लेकिन हमको टोटल मास लेना सल्फर का। तो अब उसके अंदर सल्फर के एक एटम है या 2 एटम है, सल्फर के S2 है या S3 है या S4 है या S6 है या S8 है, कितना है वो हमको पता नहीं, यही एक्चुअली हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर सिर्फ एक रहेगा तब तो हम 32 लेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे उसके अंदर पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या होगा।
तो फॉर्मूला क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे सल्फर के कुछ x एटम होंगे। अगर मान लो एक ही एटम होगा तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो W डिवाइडेड बाय 32x इक्वल टू कितना हो गया, 1/10। और यहाँ पे आपको मास का वैल्यू दिया हुआ 19.2 ग्राम, तो 19.2 डिवाइडेड बाय 32x इक्वल टू कितना हो गया, 1/10। यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा आपको 6। मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड डेटा है, आप इसको कैलकुलेट करोगे। अगर हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा और इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं तो 32x इक्वल टू 10 इंटू 19.2, तो पॉइंट से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 192 डिवाइडेड बाय 32, और 32 से ये 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 6। तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला हो गया, जो भी सल्फर वेपर का जो फॉर्मूला हो जाएगा, डेट विल भी कितना हो जाएगा, S6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली इसमें ऑप्शन भी प्रेजेंट था, इसका ऑप्शन था S2, इसका ऑप्शन था S8, इसका ऑप्शन था सिर्फ S, और एक ऑप्शन था इसका S8, ठीक, सॉरी S6, और यही इसका करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से परसेंटेज कॉम्पोजिशन, हालांकि ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन को नहीं था, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम लोग कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे डिस्कस कर लिया। तो ये पूरा हमने डिटेल में, डेप्थ में आपसे परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर बात कर लिया, और जितने पॉसिबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आप फंस सकते हो, या फिर जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है जो कि आपको बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, और फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप लगाइए अपने मॉड्यूल से, या PYQ आप बनाओ, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, हम स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट के अंदर। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आए दिन इससे क्वेश्चन आता है, डेट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से हम समझते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी साल 2024 की अगर बात करें तो इसी साल एम्पिरिकल फार्मूला पे नीट के अंदर एक क्वेश्चन आया था, और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप यहाँ पे जब इस टॉपिक को पढ़ लोगे तो उसको बहुत आसानी से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोग जानते भी होइएगा पहले से, पिछले क्लास में भी हम मॉलिक्यूलर फार्मूला के ऊपर थोड़ा सा चर्चा किए थे। एक्चुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से एटम्स होंगे और वो एटम्स कितने नंबर में होंगे। तो आप ग्लूकोज का फॉर्मूला कैसे लिखते हो, C6H12O6। तो ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला को। इसको देखने से हमको ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 6 कार्बन के आइटम है, 12 हाइड्रोजन के आइटम है और 6 ऑक्सीजन के आइटम है। जैसे मान लीजिए अगर हम शुगर का फॉर्मूला लिखते हैं तो C12H22O11। तो इस फॉर्मूले को देखने से हमको पता चलता है कि शुगर के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन के आइटम होते हैं, हाइड्रोजन के आइटम होते हैं, ऑक्सीजन के आइटम होते हैं। और कार्बन के कितने आइटम्स हैं, 12, हाइड्रोजन के 22 आइटम्स होते हैं और ऑक्सीजन के 11 आइटम्स होते हैं। तो ये इस तरीके से जब हम किसी मॉलिक्यूल्स, किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो यही उस कंपाउंड का या उस मॉलिक्यूल्स का क्या कहलाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर डिफाइन करते हैं तो हम लोग इसको बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड या ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, molecular formula of a compound represent actual number of
एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स present in the compound, present in their one molecules, उस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है और उसके टाइप्स एंड द टाइप ऑफ एटम, मतलब कौन कौन से एटम प्रेजेंट है एंड द टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं C6H12O6, तो ये किसका हो गया, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसको देखने से ये पता चलता है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल्स के अंदर 6 कार्बन के आइटम है, 12 हाइड्रोजन के आइटम है और 6 ऑक्सीजन के आइटम है। आप लिख सकते हो जैसे मान लीजिए CO2, तो ये किसका फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला की कहानी। अब हम लोग बात करते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला किसको बोलते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंपेरिकल फार्मूला के बारे में। तो इंपेरिकल फार्मूला, इसको हम शॉर्ट में EF भी लिख सकते हैं। इंपेरिकल फार्मूला क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो देखो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एक कंपाउंड का, हम जो एक मॉलिक्यूल्स का जो फार्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हैं, तो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो जो एटम प्रेजेंट है, जैसे कार्बन एटम है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है और सबके नंबर है, तो इंपेरिकल फार्मूला बतलाता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो भी एटम प्रेजेंट है उस एटम का सिंपल रेशियो। ठीक है, जैसे अगर हम इसको डिफाइंड अगर करना चाहें तो हम इसको डिफाइंड इस तरह से कर सकते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट formula of a compound, simplest formula of a compound या molecules, simplest formula of a compound which represent simple ratio of atoms present, simple ratio of atoms या simple ratio of different atoms, ऐसे लिखो, simple ratio of different atoms present in their molecular formula। एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर जो जो एटम प्रेजेंट होगा उस एटम का सिंपल रेशियो के हिसाब से आप एक फार्मूला बनाइए, वही फार्मूला क्या कहलाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। जैसे अगर हम यहाँ पे अगर ग्लूकोज की अगर बात करते हैं, एग्जांपल अगर हम मान लीजिए ग्लूकोज की ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमको यहाँ पे कार्बन एटम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का जो नंबर है उसका सिंपल रेशियो लेना है। तो 6, 12 और 6, इसका अगर सिंपल रेशियो अगर आप लीजिएगा 6, 12, 6, तो इसमें इससे इसका सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा, जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हटा दीजिए यहाँ से, तो 6 सब में कॉमन आ जाएगा, तो 6 को आप बाहर कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1:2:1। अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग आप एक फॉर्मूला बनाइए। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला बनेगा डेट विल बी C, कार्बन के जगह पे 6 था, तो आप कितना हो जाएगा C1 हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, डेट इज CH2O। तो ये जो फॉर्मूला बन गया
इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे, इट विल बी एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट, ग्लूकोज। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, एक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर प्रेजेंट एटम के जो सिंपल रेशियो के हिसाब से एक फॉर्मूला बनेगा, तो उसी सिंपल रेशियो को हम क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखिए एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे बेस जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको अलग अलग एलिमेंट्स दे दिया जाएगा और उस अलग अलग एलिमेंट्स का आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी बताया जाएगा, या फिर अलग अलग एलिमेंट्स का आपको मास दिया जाएगा, फिर बोला जाएगा इसका आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए या फिर इसका आप एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए। थोड़ा सा अगर हम इसको अगर हम थोड़ा सा और एनालिसिस करें एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, तो यहाँ पे देखो एक दो फॉर्मूला भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर ग्लूकोज की हम बात करते हैं, ग्लूकोज की अगर हम बात करते हैं तो C6H12O6, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, और यहाँ पे हम क्या करते हैं एक नंबर से मल्टीप्लाई कर, दैट इज 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो फॉर्मूला है C6H12O6 ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, और ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला को, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर, तो उस नंबर को हम मान लेते हैं n। तो यहाँ से एक यहाँ से फॉर्मूला हम बना सकते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है जस्ट n टाइम्स मल्टीपल होता है। एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला के n टाइम्स मल्टीपल होगा। n अब वो कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये n कैसे कैलकुलेट होगा, तो n कैलकुलेट करने के लिए जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर C6H12O6 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 180, कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 6 से कितना हो जाएगा 72, हाइड्रोजन का 12, ऑक्सीजन का 16, और 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96। आप सबको ऐड करोगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास आएगा 180। और यहाँ पे देखो CH2O, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला इसके मॉलिक्यूलर मास को बोलेंगे, इस कंपाउंड के मास को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड के मास को क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, इसके मास को क्या बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो इसका अगर आप मास लीजिएगा तो कार्बन का हो जाएगा 12, हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16। इस सबको अगर आप ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 2 8 2 कितना हो गया 0, और 1 1 2 कितना हो जाएगा 3। तो इसको आप डिवाइड कर 180 को आप डिवाइड कीजिएगा 3 से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो डेट विल बी द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो यहाँ से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं, जो ये n अगर हमको कैलकुलेट करना होगा तो n कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप मॉलिक्यूलर मास में से उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दीजिए एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को अगर एनालिसिस करते हैं तो यहाँ से ये दो रिलेशन हमको निकल करके आया जो काफ़ी हेल्प करेगा आपको एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, या फिर हम नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। Molecular mass is calculated by the help of molecular formula, ठीक है, and empirical formula mass is calculated by the help of
बाय द हेल्प ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये आप पॉइंट ध्यान रखना, इस पॉइंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको काफ़ी, देखो हम एक तरीका, इसमें मेथड है एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने का, बहुत सारे लोग बहुत तरीके से बतलाते हैं, लेकिन हम इसको उस तरीके को हम क्वेश्चन से ही डिस्कस कर पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, जब भी एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना होता है तो एम्पेरिकल फार्मूला के अंदर आपको जो भी एटम्स प्रेजेंट होगा उस एटम का बस सिंपल रेशियो लेना होता है। तो आप सिंपल रेशियो कैलकुलेट करने का बहुत सारे तरीका, आप पहले उसकी मोल्स कैलकुलेट कर लो और उस मोल्स का आप सिंपल रेशियो ले लो। अगर वो ऑलरेडी सिंपल रेशियो में है तो वही उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो जाएगा, वही उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला भी हो जाएगा। और अगर उस कंपाउंड का सिंपल रेशियो और अलग होगा तो फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अलग होगा। मतलब जो मोल्स आएगा ना, तो मोल्स से अगर सिंपल रेशियो अगर कैलकुलेट हो रहा है तो फिर उसका एम्पेरिकल फार्मूला भी अलग होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा जो जो एटम्स रहेगा, आपको एटम्स बतलाया जाएगा कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जो भी एटम्स प्रेजेंट रहेगा उस एटम्स के आपको कुछ ना कुछ डेटा दिया जाएगा, उसका मास दिया जाएगा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया जाएगा। तो बस किसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना होता है उस एक एक एटम, इंडिविजुअल एटम्स के मोल्स, और उसकी लिया जाता है सिंपल रेशियो। फिर वहाँ से हम लोग आसानी से कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला। कुछ क्वेश्चन का हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपको और भी क्लैरिटी आएगा इस टॉपिक पे। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स an organic compound containing an organic compound containing 60% carbon, 60% carbon, 8% hydrogen and remaining oxygen, and remaining oxygen. Calculate its empirical formula. Calculate its empirical formula. एम्पेरिकल फार्मूला। अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। टोटल जितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल हो सकता है एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला पे सब आपको करवाएंगे। आपको नीट एग्जाम एज फार एज कंसर्न आपको उससे बाहर नहीं जाएगा। जो भी आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताया जाएगा उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेंगे। हाँ डेटा वेटा चेंज रहेगा लेकिन जो कंसेप्चुअल जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट आपको बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला बेस्ड हमारा ये फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। तो आप देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हम बस एक ही मेथड लगाएंगे, चाहे एम्पेरिकल फॉर्मूला का जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन क्यों नहीं बनता है, बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना होता है कि हमको मोल्स का सिंपल रेशियो चाहिए। अब मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या सब हो सकता है, कार्बन तो होता ही होता है, हाइड्रोजन तो होता ही होता है, इसके अलावा अदर एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कार्बन और हाइड्रोजन का चर्चा किया है और ऑक्सीजन का भी चर्चा किया है। मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट्स है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और कार्बन का आपको परसेंटेज दिया हुआ है। तो आप क्या करो, पहले एक टेबल बनाते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन, दूसरा इसमें एक कॉलम बनाते हैं टेबल के अंदर परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड कर देते हैं उस एलिमेंट के एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से। फिर यहां पे हम एक रेशियो लेते हैं, रेशियो
और रेशियो लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे फाइनली रिजल्ट तैयार होता है। ठीक है, आप इस टेबल के हेल्प से करोगे, काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहला देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ डेट इज कितना दिया हुआ 60%, और हाइड्रोजन एटम का जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया वो कितना दिया हुआ 8%, और रिमेनिंग क्या बोला गया ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, अगर ये 60% है, ये 8% है, तो टोटल 68% ये हो गया। तो इसका मतलब 32%, 100 में से माइनस कर दो तो 32% क्या होगा ऑक्सीजन होगा। आप इस परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड कीजिए उसके एटॉमिक मास से, तो 60 को डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 5। 8 को डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास है डेट इज 1, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा 8। 32 को हम लोग डिवाइड करेंगे इसके एटॉमिक मास से, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे जो हम रेशियो लेते हैं, तो रेशियो लेने का मतलब क्या हो गया कि देखो ये आपको तरीका बतलाया जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आपको सबसे लोअर छोटा क्वांटिटी दिख रहा है, सबसे स्मॉल नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल नंबर 2 है। आप इस स्मॉल नंबर को सबसे डिवाइड कर दो। आप अगर डिवाइड कीजिएगा स्मॉल नंबर को 5 से, तो कितना आ जाएगा 5/2। 8 को डिवाइड कीजिएगा 8/2, ये कितना हो जाएगा 4, और 2 को डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 1। तो अब जो हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला बनेगा रिजल्ट, तो इंपेरिकल फॉर्मूला के अंदर कार्बन कितना होगा डेट इज 5/2, हाइड्रोजन कितना होगा डेट इज 4, और ऑक्सीजन कितना होगा डेट इज 1। अब देखो यहाँ पे चूंकि एक नंबर आ गया फ्रैक्शन में, हम यहाँ पे क्या करते हैं, किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे फ्रैक्शन खत्म हो जाए। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनेगा डेट इज इंपेरिकल फॉर्मूला जो बनेगा वो हो जाएगा C5H8, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा O2। तो इट विल बी द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर जिसका डेटा दिया गया उसका ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको कभी भी अगर इंपेरिकल फॉर्मूला पे बेस्ड अगर क्वेश्चन करना हो तो आप इस मेथड को फॉलो कीजिए, आपको बहुत आसानी से। आप देखो यहाँ पर 5/8/2, इसका कोई सिंपल रेशियो नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला को के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला का, डेट इज 8.9 ग्राम 8.9 ग्राम of an organic compound. 8.9 gram of an organic compound containing 3.6 gram carbon, 3.6 gram carbon, 0.7 gram hydrogen and 1.4 gram nitrogen and remaining oxygen and remaining oxygen। तो आपसे बोला गया है कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। कैलकुलेट इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। तो देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपको कंपाउंड के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स का परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया गया था। इस बार आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं दे करके आपको ग्राम वैल्यू दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम वैल्यू को भी आप सेम टेबल बनाइए, परसेंटेज कॉम्पोजिशन के जैसे ही ट्रीट करो। देखो बेसिकली हम क्या कर रहे थे ना, परसेंटेज कॉम्पोजिशन को डिवाइड किए थे एटॉमिक मास से। अगर हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन को अगर हम ग्राम अगर समझते हैं तो अगर एटॉमिक मास से डिवाइड करने से क्या आता है मोल। अब मोल का हम क्या किए थे, सिंपल रेशियो लिए थे। यहाँ तो ऑलरेडी ग्राम में ही दिया हुआ है, तो इसका अगर हमको मोल कैलकुलेट करना होगा, जैसे कार्बन का दिया गया कितना 3.6 ग्राम, तो कार्बन एटम का अगर मोल कैलकुलेट करना होगा तो 3.6 को किससे डिवाइड करेंगे, कार्बन के एटॉमिक मास से, डेट इज 12 से। तो यहाँ तो ऑलरेडी हमको ग्राम में ही दिया हुआ है, तो इसमें तो और हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो चाहे आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन दे दिया जाए या आपको इंडिविजुअल एटम का अगर ग्राम वैल्यू दे दिया जाए, आप सेम टेबल बनाओ, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा।
तो हम यहाँ पे टेबल के अंदर 3 कॉलम लेते थे। एक तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन लेते थे, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन की जगह क्या आ गया यहाँ पे ग्राम वैल्यू। तो आप ग्राम वैल्यू भी ले सकते हो या फिर आप इस टेबल के जगह पे इस कॉलम में परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेट इज़ उसको डिवाइड करना है हमको ग्राम वैल्यू को डिवाइड कर देना किससे, एटॉमिक मास से, एटॉमिक मास से सेकेंड कॉलम। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मॉल जो वैल्यू आएगा उससे हमको सबका रेशियो ले लेना है, रेशियो, और फाइनली हमको यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पे कितना आइटम दिया हुआ, कार्बन आइटम दिया हुआ, तो कार्बन एटम का यहाँ पे मास कितना दिया गया 3.6 ग्राम, और हाइड्रोजन का कितना दिया गया डेट इज 0.7 ग्राम, नाइट्रोजन कितना दिया गया नाइट्रोजन कितना दिया गया है 1.4 ग्राम, और रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो आप देखो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना है 8.9, तो 8.9 के अंदर कार्बन है 3.6 प्लस हाइड्रोजन है 0.7 प्लस नाइट्रोजन है 1.4, तो टोटल मास में से बाकी 3 एलिमेंट का मास को आप माइनस कर दोगे तो जो भी वैल्यू आएगा, इसको आप अगर कैलकुलेट करके अगर माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.2। तो जो भी वैल्यू आ रहा है डेट विल बी द मास ऑफ किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, 3.2 ग्राम। तो यहाँ से हमको कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का ग्राम वैल्यू वाला कॉलम हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं। तो 3.6 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा, देखो 12 3 टाइम्स अगर कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.3। 0.7 को हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करना होता और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 आएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0.7। 1.4 को नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे डेट इज 14 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 0.1। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 3.2 को डिवाइड करेंगे 16 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.2। तो यहाँ से ये आपको वैल्यूज़ मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें देखो जो सबसे छोटा नंबर है दैट इज क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा, 0.1। अब हम लेंगे रेशियो, तो 0.1 को आप डिवाइड कर दीजिए सारे नंबर से, तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू आ जाएगा, देखो 0.1 को डिवाइड 0.3 को डिवाइड करेंगे 0.1 से, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 0.3 आ जाएगा। यहाँ पर भी आप कीजिएगा तो 0.7 डिवाइडेड बाई 0.1, ये वैल्यू 7 हो जाएगा। इसको अगर डिवाइड करेंगे 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 कितना हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पर आपको जो भी नंबर दिख रहा है वो सिंपल रेशियो है, उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला बना लो। तो इसके हिसाब से अगर आप फॉर्मूला बनाइएगा तो आपको फॉर्मूला हो जाएगा डेट इज कार्बन हो जाएगा C3 और हाइड्रोजन हो जाएगा H7 और नाइट्रोजन हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का आइटम है, और ऑक्सीजन हो जाएगा डेट विल बी O2। तो ये जो कंपाउंड बन गया C3H7NO2 वो क्या हो जाएगा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला, यही आपका आंसर हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से टेबल बना करके आप बहुत आसानी से इंपेरिकल फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और भी हम इसके ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। और इस बार जो 2024 का जो क्वेश्चन था वो अभी जो हम पिछला क्वेश्चन जो किए थे ना, पहला क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड था। हालांकि उसमें वो ABCD करके दिया था कि A एक कंपाउंड है, उसके अंदर A है, B है, C है, D है, और सबका परसेंटेज कॉम्पोजिशन या आई थिंक मास दिया हुआ था। तो बस यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, उसने ABCD करके दिया था, ABCD, और उसके मासेस दिया था। तो कंपाउंड का फॉर्मूला जैसे A2B3 CD2 ऐसा कुछ फार्मूला तैयार होगा। तो वही क्वेश्चन था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आप बहुत आसानी से कर सकते हो। आप इसको देख लो, समझ लो, और फिर उसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। और भी हमारे पास इसमें क्वेश्चन है एम्पिरिकल फार्मूला के ऊपर बेस्ड। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ कंपाउंड कंटेन a compound contains nitrogen and oxygen in 7:6 mass ratio,
7:6 mass ratio. If the vapor density of compound, if the vapor density of compound is 46, calculate its molecular formula. अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, और यहाँ पे दिया हुआ वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ करेंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला बताने के लिए आपको पहले तो बताना पड़ेगा इम्पेरिकल फार्मूला। और इम्पेरिकल फार्मूला को वो स्मॉल एन जो हम लोग फार्मूला अभी देखे थे ना शुरुआत में, जब हम वेपर डेंस जो इम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला का आपको डेफिनेशन बता रहे थे, तो आपको क्या बताया गया था कि एक कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है डेट इज एन टाइम्स होता है इम्पेरिकल फार्मूला के। तो अगर आपको इम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाता है और एन पता चल जाता है तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग टाइप्स का है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितना भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे सब डिफरेंट टाइप्स का रहेगा। पहले हमने दिया एक क्वेश्चन जिसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन पे था, फिर उसका सेकंड टाइप था जिसमें आपको ग्राम वैल्यू भी दिया जा सकता था, और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कोई परसेंटेज कॉम्पोजिशन नहीं है, कोई ग्राम वैल्यू नहीं है, फिर भी हमको यहाँ पे इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप देखो एक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो कंपाउंड के अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन कौन सा भाई, कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एटम का मास रेशियो दिया हुआ है। इसका जो मास का जो रेशियो है डेट इज मास रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:16। अब अगर मास रेशियो दिया हुआ है तो हम मोल रेशियो भी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आएगा मोल रेशियो, तो 7 को डिवाइड कर देंगे नाइट्रोजन के एटॉमिक मास से। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, डेट इज 14। तो यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, और 16 को डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, डेट इज 1। तो यहाँ पे जो हमारा रेशियो आ गया, रेशियो कितना आ गया 1/2:1। अब अगर यहाँ से अगर हम कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला अगर लेंगे, आप देख सकते हो ये जो नंबर है 1/2:1, तो आप ये ऑलरेडी सिंपल में इसके हिसाब से अगर हम फार्मूला बनाते हैं तो कंपाउंड का फार्मूला क्या बन जाएगा, n½ और ऑक्सीजन कितना आ गया 1, मोल रेशियो आ गया ना। तो बस हमको मोल ही तो पता करना होता है इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए। एक बार मोल पता चल गया, मोल का सिंपल रेशियो ले लो, वही उसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाता है। तो मोल के हिसाब, मोल यहाँ पे नाइट्रोजन का आ गया 1/2, ऑक्सीजन का आ गया 1, तो मोल के हिसाब से ये हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में, अगर चाहते तो हम फ्रैक्शन यहाँ पर भी रिड्यूस कर सकते थे। आप 1/2:1 को अगर आप चाहो तो 1:2 भी लिख सकते थे, या नहीं तो आप जितना रेशियो आ गया, जो भी रेशियो आ गया उसी रेशियो के हिसाब से आप फॉर्मूला बनाओ। अब यहाँ पर अगर हम फ्रैक्शन खत्म कर लेते हैं तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए हमको 2 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NO2। अब देखो नाइट्रोजन के साथ 1 है और ऑक्सीजन के साथ 2, 1 और 2 ऑलरेडी सिंपल नंबर है, सिंपल रेशियो है, तो हम इसको फर्दर कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। यही इस कंपाउंड का क्या हो जाएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला। ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। लेकिन हमसे क्या पूछा गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमको वो n पता चल जाए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो हो जाएगा डेट विल बी n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। तो बस इंपेरिकल फॉर्मूला में स्मॉल n मल्टीप्लाई करना होता है। और ये स्मॉल n कैसे आएगा, तो स्मॉल n आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अब आप देखोगे ध्यान से इस क्वेश्चन में, तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो हमको पता है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला NO2 है, तो वहाँ से इंपेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलर मास हमको नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास हमको चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको दिया हुआ वेपर डेंसिटी। आप देखो हम लोग वेपर डेंसिटी के बारे में बात कर चुके हैं। एक कंपाउंड का जो वेपर डेंसिटी होता है डेट विल बी कितना होता है, उस कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर मास होता है उसका क्या होता है, हाफ। तो देखो मोलर मास
को सॉरी मोल वेपर डेंसिटी कितना होता है, तो उस कंपाउंड का जो भी मोलर मास होता है उससे हम उसको क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। जो पिछले क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं। और न्यूमेरिकली मोलर मास हो या मॉलिक्यूलर मास हो वो वैल्यू न्यूमेरिकली सेम ही रहता है। तो अगर हमको उस कंपाउंड का अगर हमको मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, डेट इज 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो बताइए 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपको कितना दिया हुआ 46 और डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का होता है 14 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। तो ये वैल्यू हो गया आपको 6 और 3 कितना हो गया 4 और 2 6 और 3 और 1 कितना हो गया 4, डेट इज 46। तो बट 46 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से वैल्यूज कितना आ गया, स्मॉल एन की वैल्यू कितना आ गया 2। अब स्मॉल एन की वैल्यू अगर 2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, डेट विल बी मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला। और इम्पेरिकल फार्मूला हम लोग कितना कैलकुलेट किया था NO2 सॉरी मॉलिक्यूल इम्पेरिकल फार्मूला कितना था NO2। तो बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा N2 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से अगर आपको मान लीजिए एक कंपाउंड के अंदर अगर अलग अलग एलिमेंट का मास का रेशियो या मोल का रेशियो अगर दिया जाता है तो फिर हम बहुत आसानी से अगर वेपर डेंसिटी का चूंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया गया था तो थोड़ा सा अलग टाइप का था इसलिए हमने इसको डिस्कस किया। आप इसको देखो और थोड़ा समझिए और फिर अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुकलेट में मिलेगा और नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है। तो बिल्कुल नीट ओरिएंटेड आपका क्लास चल रहा है, आप इसको एकदम कायदे से आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मोल कंसेप्ट चैप्टर बहुत सारे लोगों का वीक रहता है, बहुत सारे लोगों का तो एडमिशन वगैरह कहीं लेता है तो वो छूट जाता है, ऑलरेडी क्लास में डिस्कस हो जाता है तो इसके वजह से भी रह जाता है, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता। तो आप इसको एक एक लेक्चर को अच्छे से देखिए, आपका मोल कंसेप्ट से परेशानी दूर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। और हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट टाइप्स। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास है, what is the empirical formula of what is the empirical formula of vanadium oxide? Vanadium oxide if 2.7 gram 2.7 gram metal oxide contains 1.53 ग्राम ऑफ मेटल। और यहाँ पे जो मेटल वैनेडियम है उसका एटॉमिक मास भी दिया हुआ, डेट इज 51 AMU। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आगे और कंटिन्यू किया गया, बोला गया ऑल्सो कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला of oxide if its molecular mass is molecular mass is 546 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया। यहाँ से पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला गया है, व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ
वैनेडियम ऑक्साइड। देखो वैसे भी अगर हमको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करना होता है तो पहले तो हम इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते ही करते हैं। तो पहले आपको इंपेरिकल फार्मूला भी आपसे पूछा गया कि इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट कीजिए, फिर आपसे पूछा गया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा तो हम स्मॉल n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंपेरिकल फार्मूला में, वहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इंपेरिकल फार्मूला। इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि व्हाट इज द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड। वैनेडियम ऑक्साइड है तो उसके अंदर दो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, वैनेडियम प्रेजेंट होगा और ऑक्साइड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब वैनेडियम के कितने नंबर होंगे और ऑक्सीजन के कितने नंबर होंगे वो हमको पता नहीं है, लेकिन इतना इस कंपाउंड के अंदर बोला गया कि 2.7 ग्राम का मेटल ऑक्साइड है और उसके अंदर 1.53 ग्राम मेटल है। तो बताइए अगर वैनेडियम ऑक्साइड के अंदर मास ऑफ ऑक्साइड जो होगा क्या हो जाएगा, मास ऑफ वैनेडियम प्लस मास ऑफ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो वैनेडियम ऑक्साइड का जो आपको मास दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 2.7 ग्राम मेटल ऑक्साइड, 2.7 ऑक्साइड कंटेन 1.53 ग्राम मेटल, 1.53 अब प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से आप ऑक्सीजन का मास कैलकुलेट कर सकते हो। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो ऑक्साइड के अंदर होगा डेट विल बी 2.74 माइनस 1.53, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 431 हो जाएगा, 75 ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1, डेट इज 1.21 ग्राम। तो ये आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन और वैनेडियम का मास तो दिया ही हुआ है। तो अब बस मास दिया हुआ है तो आप टेबल बना लो। टेबल बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी ग्राम वैल्यू रहता है उसका एक कॉलम बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं ग्राम वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं उसके एटॉमिक मास से, और फिर हम लोग क्या करते हैं रेशियो ले लेते हैं, स्मॉल जो वैल्यू रहता है उसकी रेशियो ले लेते हैं, फिर हमारा फाइनली क्या आ जाता है रिजल्ट। ठीक है, तो आप देखो ग्राम वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो वैनेडियम मेटल है, मेटल का मास कितना दिया हुआ है 1.53 ग्राम, 1.53 ग्राम, और जो ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट है ऑक्सीजन का मास कितना दिया हुआ है 1.21 ग्राम हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो 1.53 को डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास से, डेट इज कितना 51, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इसको हम डिवाइड कर देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से 16 से। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पे 1.53 डिवाइडेड बाय 51, तो ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे डेट विल बी, इसको दूसरे कलर से हम लोग लिख लेते हैं 0 पॉइंट, या फिर थोड़ा सा जगह बना लो भाई, थोड़ा सा गैदरिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू आ गया 0.03। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1.21 डिवाइडेड बाय 16, ये वैल्यू आ रहा है 0.07। तो इसमें स्मॉल छोटा नंबर कौन सा गया 0.03। तो आप 0.03 से डिवाइड अगर कीजिएगा तो ऊपर तो रेशियो आ जाएगा 1, यहाँ पर अगर रेशियो लीजिएगा 0.03 को अगर उसी के नंबर 0.03 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, और यहाँ पर अगर डिवाइड करते हैं 0.07 डिवाइडेड बाय 0.03 तो ये वैल्यू आ जाएगा 7/3। तो आप इसी के हिसाब से आप फॉर्मूला बनाइए। तो वैनेडियम का नंबर हो गया 1 और ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया इसमें 7/3, लेकिन हमको चाहिए तो इसको आप क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो फॉर्मूला क्या बन गया V3O7, और यही हो गया इस कंपाउंड का जो आपको क्वेश्चन दिया गया था उसका एम्पेरिकल फार्मूला। तो एम्पेरिकल फार्मूला तो आ गया V3O7, लेकिन हमको क्या कैलकुलेट करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए स्मॉल n की वैल्यू। तो स्मॉल n की वैल्यू कैसे आ जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर 546 ग्राम पर मोल पर 5 मॉलिक्यूलर मास, चूँकि सॉरी ये
ग्राम पर मोल, ये मोलर मास दिया हुआ, तो न्यूमेरिकली तो वही वैल्यू जो होता है। और इंपेरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा, इंपेरिकल फार्मूला मास वैनेडियम का कितना दिया हो 51, तो 51 × 3 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 × 7। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, या फिर ऐसे अगर देखते हैं तो यहाँ से हो जाएगा और ये हो जाएगा 153, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 112। इसको ऐड कर लो, 3 2 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 1 1 2 मतलब 265। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 265 से, तो यहाँ से जो स्मॉल n की जो वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 546 डिवाइडेड बाय 265, तो ये वैल्यू आ रहा है 2.06, अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 2 बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको n की जो वैल्यूज़ आ गया डेट विल बी, स्मॉल n की वैल्यू आ गया 2, तो मॉलिकुलर फार्मूला कितना हो जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, और स्मॉल n की वैल्यू आ गया 2, और एम्पेरिकल फार्मूला कितना है इसका V3O7, V3O7, तो फार्मूला कितना हो जाएगा, ये मॉलिकुलर फार्मूला V6, और V6 हो जाएगा O कितना हो जाएगा 14। तो ये जो फार्मूला आ गया ये उस कंपाउंड का क्या आ गया, मॉलिकुलर फार्मूला। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम उसको आज नहीं सॉल्व करेंगे, इस सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 1-2 क्वेश्चन इस पे और रह गया, दोनों अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज को क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज हम लोगों ने वेपर डेंसिटी आज हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला के टॉपिक को कंप्लीट किया। 1-2 क्वेश्चन रह गया, बस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में हमेशा पूछा गया है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। बाकी आप इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए और रिवीजन कीजिए, और जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है आप उसको सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो ज़रूर सॉल्व कीजिए, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि फिर हाँ वो क्वेश्चन अगर सॉल्व होता है तो आपको एक्चुअल आपको पता चलेगा कि नीट की प्रिपरेशन, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कंटिन्यू ख़त्म करते हैं आज को यहीं पर, बाकी हम इससे आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।